Bismillahirrahmanirrahim. My name is Adnan Chopta and today we are discussing the subject decentralization and governance. तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें अभी हम डिसेंट्रलाइजेशन की पढ़ रहे हैं, हमने इसकी टाइप्स पढ़ी, इसकी फॉर्म्स पढ़ी, इसकी एप्लीकेशन पढ़ी। आज हम इसकी एक टाइप को डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। जी, डेमोग्राफिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि जी demographic decentralization is the development of reciprocal relationships between central government and local governments and between local governments and the citizen. It addresses the power to develop and implement policy, the extension of democratic process at to lower level of government and measure to ensure democracy is sustainable. Democratic decentralization incorporates both decentralization and democratic local governance. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जी डिसेंट्रलाइजेशन ये होती है कि आप अपनी अथॉरिटीज और चीज़ें जो और अपनी जो पावर्स हैं वो आप शेयर कर देते हैं टूवर्ड्स लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट्स टूवर्ड्स सिटीजन, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें ये होता है कि आप अपनी पॉलिसीज जो हैं वो डेवलप करते हैं और उसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब देते हैं तो आप अपना एक लाइजॉन क्रिएट करते हैं बिटवीन लोकल गवर्नमेंट, और फिर वो लोकल गवर्नमेंट अपना लाइजॉन क्रिएट करती है बिटवीन लोकल पीपल। तो ये जो आपका पावर और जो आपका सारा शेयरिंग है आपकी पावर्स की, आपकी क्या कहते हैं लेजिटिमेसी की और आपकी उसकी अथॉरिटी की, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन में ही सारी चीज़ें फॉल करती हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन में जो डेमोक्रेटिक वे है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन फोकस करती है डेमोक्रेसी को, और डेमोक्रेसी जो है वो करती है सारा आपकी जो है बिटवीन शेयरिंग ऑफ योर डेमोक्रेटिक प्रोसेस between central government with local government and local government with your citizens, जो आपके लोग होते हैं उसमें। तो डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, डिसेंट्रलाइजेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम सेंट्रल टू लोकल गवर्नमेंट। वही बात इसने की कि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आपकी ट्रांसफर होती है अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। कहाँ से? सेंट्रल गवर्नमेंट से टूवर्ड्स योर लोकल गवर्नमेंट। और लोग ये जिस तरह आपकी जो पॉलिसीज है सारी चीजें डिजाइन करती है आपकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो आपका काबीना होती है जिसे हम कहते हैं, जो क्या हाउस ऑफ कैमरल होता है, जो आपकी असेंबली होती है, वहां से चीजें फाइनलाइज होती है। वो फिर मूव कर जाती हैं आपकी लोकल प्रोविंशियल में, प्रोविंशियल से फिर मजीद आपका जो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स आती हैं, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की हैं तो वो फिर आगे अगर किसी पब्लिक अपने लोगों को इन्वॉल्व करते हैं तो वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर आ जाती है। तो यही डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन कैन टेक वेरियस फॉर्म्स कॉमनली डिस्क्राइब इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टर्म इसमें टर्म्स एज डिकॉन्सेंट्रेशन, डेवोल्यूशन एंड डेलीगेशन। डिकॉन्सेंट्रेशन क्या है? क्या डेवोल्यूशन क्या है?
तो इसमें जो आपका जो है डीकॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे वीकेस्ट फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होती है। इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट अपनी पावर्स जो है लिमिटेड जो है वो लोकल अपने गवर्नमेंट को लोकल बॉडीज को दे देती है विद लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन। डेलीगेशन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है, जिसमें आप अपनी डेलीगेट कर देते हैं अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टू योर लोकल गवर्नमेंट्स। और जो डेवोल्यूशन है उसमें यह है कि गवर्नमेंट जो है अपनी सारी चीजें जो है वो शिफ्ट कर देती है प्राइवेट की तरफ, जो आपका प्राइवेट जो आपकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसकी तरफ कर देती है। तो कहते हैं कि जी डिसेंट्रलाइजेशन इज द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम सेंट्रल टू लोकल गवर्नमेंट्स। इट कैन टेक वेरियस फॉर्म like deconcentration, devolution and delegation. Decentralization has several dimensions that reflect general terms, increasing and often a sequential stage of process. अब इसने यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की कुछ इसने जो डिसेंट्रलाइजेशन की कुछ स्टेजेस बताई हैं कि जब आप बिल्कुल ऑन द टॉप होते हैं और आपका बड़ा रिजिड कंट्रोल होता है तो दैट इज अ सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। जब आप अपनी पावर्स थोड़ी सी डेलीगेट करना शुरू करते हैं तो फर्स्ट स्टेज पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स देते हैं, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। फिर फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन आती है, फिर पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन आती है। तो इसी तरह की जो स्टेजेस हैं इससे फिर आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल डिवाइड होता है और आपकी पॉलिसीज जो है वो अप्रीहेंड होती हैं और फिर आपकी पॉलिसीज एग्जीक्यूट होती हैं टू लोअर लेवल। पर्पस क्या है जी डेमोग्राफिक डिसेंट्रलाइजेशन का? वो ये कहता है कि जी इसका जो आपकी डिसेंट्रलाइजेशन है इसको जो करने का मकसद क्या है, जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है इसकी क्यों जरूरत पेश है? इससे जो होता है जी आपकी जो लेजिटिमेसी है वो ब्रॉडन होती है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है, अकाउंटेबिलिटी विद इन पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ द कंट्रीज वो जो है वो स्ट्रांग होती है, आपका अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग होती है। जाहिर बात है कि जब आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल डिवाइड होगा, लोकल एरियाज आप लोकल बॉडीज आएंगी तो अकाउंटेबिलिटी का चेक जो है ट्रांसपेरेंसी वो इंक्रीज कर जाएगी। जबकि अगर आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल लार्ज होता है तो आपके बहुत दूर वाले एरियाज जो है वो वीकन रह जाते हैं और वहां पे आपका फोकस आउट हो जाता है बाजुकात। जहां यूएसएड काम कर रहा है, यूएसएड जो है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, ये बहुत सारे एरियाज बहुत सारे कंट्रीज में काम कर रहा है, खासतौर पर डेवलपिंग कंट्रीज में काम कर रहा है। हमारे यहाँ भी यूएसएड की पॉलिसी ज्यादा फॉलो की जाती हैं। तो यूएसएड यहाँ प्रिवेल करता है, वो ये कहता है कि यहाँ पे जो है ना डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होना चाहिए और स्पैन ऑफ कंट्रोल भी जो है आपकी अथॉरिटीज जो है वो सब शेयर्ड होनी चाहिए और आपके पास, ताकि आपकी जो है लेजिटिमेसी वो ब्रॉडन हो, आपकी अकाउंटेबिलिटी बेहतर हो, आपके पास ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो। तो यूएसएड का कहता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट वो एस्टैब्लिश करना चाहिए। यही इसका एक मेन पर्पस है। इसका मेन पर्पस ये है कि आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो टुवर्ड्स टॉप मैनेजमेंट टू बॉटम मैनेजमेंट। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सेंट्रल विद लोकल एंड लोकल विद सिटीजन। तो ये दो तरह के इसका है कि जब से मैंने पहले हमने पीछे अभी डिस्कस किया है कि इसका जो इस पर जो आपकी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है उसके अंदर जो उसका रिलेशनशिप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो वो ऊपर वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है और वो डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नेंस कहलाता है। सम की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? आपके लीगल रिफॉर्म्स को डिवॉल्व का इम्प्लीमेंट प्रॉपर किया जा सकता है, आपकी गवर्नमेंट्स की जो एबिलिटी टू एक्ट एंड परफॉर्मेंस है उसको ज़्यादा बेहतर एग्जीक्यूट किया जा सकता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को और रिस्पॉन्सिवनेस को बहुत एफिशिएंटली मेजर किया जा सकता है। फिर रोल ऑफ सिविल सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, आपकी डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर स्पेशली, कि आपके लोग क्या कर रहे हैं और उसको कैसे देख रहे हैं। और वहां पे एक सिविल सोसाइटी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो दोनों के अंदर ब्रिजिंग करता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड योर लोकल सिटीजन। और फिर डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ आते हैं। जब आप उसमें आते हैं, आप की फोकस एरिया पे काम करेंगे, लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, गवर्नमेंट्स की रिफॉर्म्स आएंगी, तरक्की होगी, चीजें चेंज होंगी, इंप्रूव होगी, सिस्टम इंप्रूव होगा, आपका एरिया डेवलप करेगा तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डेवलप करेगा। तो आपका जो लीगल रिफॉर्म है उसकी एप्लीकेशन के लिए भी ये डिसेंट्रलाइजेशन बहुत होती है कि आपके जो आपने जो रिफॉर्म्स लिए हैं, जो डिसीजन गवर्नमेंट के लिए वो बिल्कुल उस पर जाके जो है फोकस्ड होने चाहिए और प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने चाहिए। उसके लिए हमें लोकल बॉडी सिस्टम चाहिए जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन आता है कि आप लोकल गवर्नमेंट बना देते हैं और उसमें फिर ये होता है कि आप फिर देख रहे होते हैं कि आपकी लोकल गवर्नमेंट की एबिलिटी क्या है। अब अगर हम इस तरह से देखें, हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, सिंध ले लें, आप पंजाब ले लें, केपी के ले लें और आप अपना बलोचिस्तान ले लें।
अब सिंध गवर्नमेंट की और पंजाब को अगर आप दोनों को एवेल्युएट करें तो उसमें बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस है उनकी एबिलिटी और टू एक्ट में, उनकी परफॉर्मेंसेज में और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में, उनकी अकाउंटेबिलिटी में, ट्रांसपेरेंसीज में, रिस्पॉन्सिवनेस में। तो ये चीजें जो है ये बड़ा मैटर कर रही होती हैं। अब यही चीजें जब तक क्लियर नहीं होंगी, आपका सिविल सोसाइटी का रोल फिर आगे देख लें। अब आपका जो सिंध में है सिविल सोसाइटी का क्या रोल है, कुछ भी नहीं है। पंजाब में भी देखें तो हमारे पास दो है, एक आपका अपर पंजाब है, एक आपका लोअर पंजाब है, साउथ पंजाब है। यहाँ पे भी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। आपके ये पंजाब के अंदर अगर आप देखें तो अपर पंजाब में आपके एरियाज आर वेरी वेरी वेल डेवलप्ड, और जो यहाँ पे साउथ लोअर पंजाब में आप देखें तो बहुत सारे एरियाज हैं जो ग्रे एरियाज हैं, और वहां पर अभी बहुत सारा रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट की जरूरत है। तो इसीलिए वो ये कहते हैं कि जी हमें जो है ना एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो इस एरिया को भी देखे और फोकस करे। तो आजकल जो एक बहुत ज्यादा इशू है कि जी एक नया प्रोविंस डेवलप किया जाए और एक नया सेक्रेटेरिएट डेवलप किया जाए। रीजन क्या है उसका? उस पर अगर देखें तो वो ये चाहते हैं कि हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़े। हम जो जिन एरियाज में जाके फोकस नहीं कर सकते, उनकी प्रॉब्लम्स नहीं सुन सकते, उस एरिया को डेवलप नहीं कर सकते, उस एरिया के लोगों से की बात को नहीं समझ सकते, वहां के लोगों को ट्रेवल करना पड़ता है टुवर्ड्स योर मेन सेक्रेटेरिएट, तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसलिए हम अपना सब सेक्रेटेरिएट वहां बना दें जो कि उसको करता रहे। या आपका अगर बहुत ज्यादा एरिया का स्पैन बड़ा है, उसे आप 2 हिस्सों में तकसीम कर दें, जो आपके 2 प्रोविंसेस की मूव चल रही है। तो ये बेसिकली जो होता है ये डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ही आती हैं चीजें सारी, जिसकी वजह से उसमें ये है कि उसके एंट्री पॉइंट सिस्टम, मोटिवेटिंग फोर्सेस, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये अप्लाई हो रहे होते हैं और उस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के जो मेजर आपके जो एडवांटेजेस हैं उसमें ये हो सकता है कि आपके लीगल रिफॉर्म्स की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है, आपकी गवर्नमेंट की एबिलिटी टू एक्ट एंड रिस्पॉन्स है कि आपकी गवर्नमेंट जो है कितनी एफिशिएंटली एक्ट करती है, चीज़ों को लेके चलती है, लोकल गवर्नमेंट खास तौर पे। इंक्रीज लोकल गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस, उसके चेक सारे बड़े एफिशिएंट होने चाहिए। सिविल सोसाइटी को बहुत एंगेज करना चाहिए, सिविल सोसाइटी का रोल बड़ा एफिशिएंट होता है, उनको बड़ा एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, एक लाइजन मेंबर का, एक ब्रिजिंग मेंबर का बिटवीन लोकल गवर्नमेंट्स एंड द सिटीजन। वो लोगों की आवाज़ बने, लोगों की आवाज़ आगे तक पहुंचाएं, उनकी जो आगे रिफॉर्म्स हैं या उनकी जो पॉलिसीज हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं। और फिर ये है कि डेवलपमेंट की तरफ लाएं, डेवलप करें चीज़ों को, एरियाज को डेवलप करें, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप करें। ज़ाहिर बात है जब आपका एरिया डेवलप करते हैं, रूम करते हैं, तो चेंज आती है। चेंज से ये होता है कि कुछ नई चीज़ें आ रही होती हैं जिसे लोग अडॉप्ट करते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर रही होती है। वो आप देखें, आप पहले अगर गाँव में रहते थे, गाँव में आपके पास आपका छोटा सा कच्चा मकान होता है, आप बाहर सोते हैं, आपके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती, फिर आप मूव करते हैं एक लेस अर्बन एरिया में। लेस अर्बन एरिया में आप ये देखते हैं कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, पक्के घरों की तरफ आ रहे हैं। फिर आप और अर्बन एरियाज में आते हैं, डेवलप एरियाज में आते हैं, आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, स्कूल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है। उसके बाद फिर सोसाइटीज में चले जाते हैं जहाँ बाउंडेड लिविंग का कॉन्सेप्ट है, वहाँ बिल्कुल है, वहाँ प्ले ग्राउंड है, सिक्योरिटी है। मतलब आप ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव कर सकते हैं इसमें। अब आता है जी डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नेंस। अब डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नेंस क्या है कि ये कहते हैं कि जी आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी वो जो है अकाउंटेबल होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंसी उसमें होनी चाहिए, वो लोगों को इन्वॉल्व करे, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करें, इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करें, लोगों की बेहतरी के लिए काम करें, लोगों को सेल्फ सस्टेन करें, लोगों को बताएं, लोगों के पास जाएं, उनसे पूछें, उनकी राय लें, उनका डिसीजन मेकिंग में उनकी पार्टनरशिप लें, उनसे पूछें जी आपके लिए क्या बेहतर है, आप खुद डिसाइड करें, ताकि लोगों को इतना कर सकें कि लोग ये सोचें कि जी हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, हम अपने लिए क्या ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे हम अपने लिए बेहतरी ला सकते हैं, अपने एरिया में बेहतरी ला सकते हैं। तो इसमें यही है, डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नेंस इज एन ऑटोनमस लेवल ऑफ द लोकल गवर्नमेंट vested with an authority and resources that functions in a democratic manner. They are accountable and transparent and involve citizen and the institutions of local society in the decision making process. इसने वही बात की कि जी उनको जो आपकी लोकल गवर्नेंस है उसको ऑटोनमस बॉडी बना दें विद अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज, और उनको डेमोक्रेटिक वे में एक्ट करना चाहिए, वो अकाउंटेबल हों, लोगों को जवाबदेह हों, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, लोगों को भी। और उनकी जो पॉलिसीज हैं, जो एग्जीक्यूशन है, जो प्रोसेसेस हैं, वो बहुत ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, लोगों को इन्वॉल्व करें, इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करें, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करें, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनसे उनकी राय लें। Democratic local governance looks beyond local government administration and service delivery to institutions and structure and that enable people to decide things and do things for themselves. यानी कि वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें, लोगों से पूछें और उनकी राय लें कि चीज़ों को कैसे लेकर चला जाए, इन चीज़ों को कैसे इम्पोज किया जाए, पब्लिक पॉलिसीज जो डिवाइस हुई हैं उनकी एग्जीक्यूशन कैसे की जाए।
तो लोगों को पार्टिसिपेट कराएं, उनको स्ट्रक्चर्स बताएं, उनको चीज़ें बताएं और लोगों को खुद डिसाइड करना देना चाहिए कि उनके लिए क्या बेहतर है, उनको कैसे चलना चाहिए। It emphasizes the presence of mechanism for the fair political competition, transparency, accountability, and governed by the rule of law. तो इसके अंदर सारी चीजें आती हैं कि आपका पॉलिटिकल कंपटीशन आता है, ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है, गवर्नमेंट के प्रोसेसेस आती हैं जो जो लोगों के लिए ओपन होते हैं, जिसमें लोगों के लिए सारी चीजें क्लियर होती हैं, उनके पास हर चीज होती है, जो भी चाहे उसमें से देख सकता है कि जी क्या चीज है और क्या हो रहा है, किस तरह से, लेकिन एक रूल ऑफ लॉ के अंडर जो उसका प्रिवेल कर रहा होता है। आगे आता है कि जी मोटिवेटिंग फोर्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को क्या चीज ऐसी है जो मोटिवेट करती है कि हमें इस प्रोसेस की तरफ जाना चाहिए? दो कंडीशंस है जो इस प्रोसेस की तरफ करती हैं, एक एनवायरमेंटल कंडीशन की हमारी एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, और इंस्टीट्यूशनल फोर्सेस हमारे इंस्टीट्यूशंस कितने स्ट्रांग है। एनवायरमेंटल फोर्सेस में आती हैं जो ट्रेंड्स आती हैं, जिस तरह ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि दुनिया चेंज हो रही है, अगर आप उन दुनिया के साथ नहीं चेंज करेंगे, आप चीज़ों को नहीं अडॉप्ट करेंगे, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे दुनिया से, और आप बहुत सारी चीज़ों में आप अगर नहीं करते तो आप बिल्कुल जो है ना वो बैकवर्ड कहलाना शुरू करते हैं। सेम अगर देखें अपने ही मुल्क में देखें, इवन आप पंजाब प्रोविंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपके साउथ पंजाब के या अपर सिंध के जो लोग कुछ ऐसे एरियाज हैं जो अभी वेरी लीस्ट डेवलप्ड है, जिनमें बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है, लोगों की ओरिएंटेशन की, उनको यही नहीं पता। इवन अगर आप अपर पंजाब लोअर पंजाब के अंदर देखें तो आपके जो ट्रेंड्स हैं वही डिफरेंट है, आपके कल्चरल डिफरेंसेस आपको लोगों के अंदर नजर आने लग जाते हैं, जिसमें एजुकेशन है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके बाकी चीजें चेंज हो सकती हैं। तो forces that motivate policy change towards democratic decentralization exist on variety of levels and in variety of forms. इसमें पहली फॉर्म वो डिस्कस कर रहा है जी environmental condition. Environmental conditions are the broad trends such as globalization of economy, urbanization that elicit a decentralization policy reforms. वही globalization, economy और urbanization है कि आप development की तरफ जाते हैं, areas को develop करते हैं। सेकेंडली वो डिस्कस कर रहा है जी इंस्टीट्यूशनल फोर्सेस। इंस्टीट्यूशनल फोर्सेस आर द क्राइसिस और चेंज इन नेशनल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम सच नेशनल इकोनॉमिकल, फिजिकल और पॉलिटिकल क्राइसिस। कोई भी क्राइसिस है फॉर विच डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एप्रोप्रिएट पॉलिसी रिस्पॉन्स, यानी कि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको डिसेंट्रलाइजेशन अडॉप्ट करनी ही करनी होती है। वहाँ पे जिस तरह आपका सोशल नेशनल इकोनॉमिक है हो गया, आपका जो है पॉलिटिकल हो गया, क्राइसिस हो गए, जहाँ पे आपको जरूरत होती है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो या लोगों को आप लाएं और उनसे राय लें और उनसे चीज़ें लें, तो वहाँ पे भी जो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, और ये मोटिवेट करता है कि इस तरफ आया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इस कायल किया जाए कि जी इसको इस तरह से करें और इसको एग्जीक्यूट करें और एफिशिएंट वे में हम इसके रिजल्ट हासिल कर सकें। आगे कहता है कि जी वाई डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है कि जी ये आपकी डेवलपमेंट करती है, लोगों के लिए हमने डिस्कस किया, लोगों की बेहतरी के लिए काम करती है, ट्रांसपेरेंसी देती है, आपकी जो अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करती है, आपके एरियाज को डेवलप करती है, और आपकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन्स को बहुत उनकी डिसीजन मेकिंग के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, सिविल सोसाइटी सिविल वर्क उनको बहुत करती है। ये सारे यूएस एड भी जो है वो भी इसी पॉलिसीज पर काम कर रहा है, वो चाहता है कि इस डेमोक्रेसी आए, वन मैन रूल ना हो, और वो आप देखें बहुत सारी चीजें उसमें आ सकती हैं। ये कहता है जी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस ड्यूरिंग द पास्ट डिकेड हैव डेमोन्स्ट्रेटेड पीपल्स इंटरेस्ट इन डेमोक्रेटिक आइडियल ऑफ फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। बिल्कुल ऐसे ही है कि अब जैसे जैसे चेंज आ रही है, लोगों को अवेयरनेस आती है, तो वो ये कहते हैं कि जी हमें जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स की लोग बहुत बात करते हैं, अकाउंटेबल गवर्नमेंट की होती है कि जी गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंसी की तरफ आए, अकाउंटेबिलिटी की तरफ आए, ये बताए और ये करे। पहले ऐसी चीजें कम थी, अब आप देखें इसकी डिमांड बढ़ रही है। Democratization is an essential part of sustainable development because it facilitates the protection of human rights, informed participation, public sector accountability. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपका जो डिसेंट्रलाइजेशन है या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी की, ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक सेक्टर अकाउंटेबिलिटी को बहुत फोकस किया जाता है, जिसकी वाकई बड़ी जरूरत होती है। Democratic decentralization serve is to broaden legitimacy, transparency, and accountability within political system of country within which USAID is working। यहाँ पर भी इसने बात की कि USAID जो है इसको बड़ा फोकस करता है कि जो आपकी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है उसकी इम्पोर्टेंस को, कि जी
आपकी जो गवर्नमेंट्स है उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप भी ये देखें, हमारे पास भी अगर हम देखें कि जी आईएमएस की पॉलिसीज है, वो ये कहते हैं कि जी आपकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, टैक्सेशन फेयर होना चाहिए। अब वो क्यों करते हैं जी टैक्सेशन और इसकी बात करते हैं कि जी उनको पता है कि जी पाकिस्तान में आप देखें सर्कुलेशन ऑफ मनी बहुत है, आपकी इकोनॉमी के अंदर स्पेकुलेशन बहुत है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है गरीब से गरीब होता जा रहा है। जब हम टैक्स नेट की बात करते हैं तो एक बड़ा फिक्स किस्म का टैक्स नेट है, बहुत कम लोग हैं जो टैक्स देते हैं, या बहुत सारे लोग टैक्स दे रहे होंगे, कम दे रहे होंगे। तो वो इसीलिए कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी जो है और ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि चीजें ट्रांसपेरेंट हो और काम प्रॉपरली किया जा सके। अब इसके अंदर उसने डिस्कस किया है कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर्स को जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आती हैं। इसमें हमने एनवायरमेंटल कंडीशन पढ़ी, इंस्टीट्यूशन पढ़ी और इंडिविजुअल इंटरेस्ट पढ़े। अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस करते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो ग्लोबलाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन फोर्सेस जो है कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या है, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है कि वो क्या हो सकती है। तो जहाँ वो होगा एनवायरमेंटल कंडीशन होंगी वो लेस कंट्रोलेबल होंगी। पहली बात है एनवायरमेंट चेंज होता है, एनवायरमेंट एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर तो होल्ड नहीं है। तो इसलिए डिग्री ऑफ कंट्रोल मोड है इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे, वो बिल्कुल आपका जो है वो एक जो है कंट्रोलेबल फैक्टर है। अब ये कहता है एनवायरमेंटल कंडीशंस की कुछ एग्जांपल्स ये बता रहा है कि इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन दैट लोकल कंडीशन मोर कॉम्प्लेक्स एंड लेस इजीली कंट्रोल फ्रॉम द सेंटर, कि अर्बनाइजेशन हो रही है, लोकल कंडीशन इंप्रूव हो रही है, कॉम्प्लेक्स भी हो रही है, जो कंट्रोल सेंटर से नहीं की जा सकती सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो वहां जरूरत है डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर की, ताकि उस एरिया को प्रॉपरली किया जाए। लीडरशिप कमिटमेंट है, पॉलिसीज एंड एक्शंस दैट एनेबल एंड फैसिलिटेट, ये आपकी जो है उसमें जो सेंट्रलाइज्ड रिजीम है, lack of central resources to meet local needs and concern over human rights and general accountability। अब बात करते हैं हम इंस्टीट्यूशन फोर्सेस की। इंस्टीट्यूशन फोर्सेस की कुछ एग्जांपल्स इसने जो बताई हैं वो बताई हैं जी पॉलिटिकल विल यानी आपकी विल एज अ मैनिफेस्ट बाय विजन फॉर अ चेंज, कि आपकी पॉलिटिकल क्या कहने से सोच की जो है वो आपकी चेंज की तरफ क्या है, आपकी लीडरशिप की, आपके लीडर कितने कमिटेड है आपके लिए काम करने में, आपकी पॉलिसीज डिवाइस करने में, आपका इकोनॉमिक सिस्टम इंप्रूव करने में, और आपकी इनोवेशन लाने में, चेंज लाने में, सब नेशनल लेवल पर ग्रास रूट लेवल देने पे, हाउ गवर्नमेंट रिलेट्स टू सिटीजन, गवर्नमेंट अपने लोगों के साथ को क्या समझती है, उनके लिए क्या कर सकती है, या हाउ इट एक्सरसाइजेस पावर ओवर सोसाइटी एंड रिप्रेजेंट देम, शेयर वैल्यूज, एथिक्स, ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशनल फोर्सेस में आती हैं। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट की। इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या, इसमें कैसे एक मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है। People who control government structures and other societal institutions have their own interest। जाहिर बात है कि जो लोग आपकी ब्यूरोक्रेसी पे बैठते हैं, या जो लोग आप लोकल बॉडीज पे बैठते हैं, जिनको आप अपनी ऑथराइज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज कर देती है कि जी आप हमारे बिहाफ पर आप एक्ट कर सकते हैं, और वो उनके अब वो फिर चीज़ों को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उनकी इंटरेस्ट जो होगा, जो वहाँ पे बंदा बैठा होगा, डेफिनेटली इंडिविजुअल है ना, उसके अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, उसके अपने इंटरेस्ट हैं, उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इसमें पॉलिटिक्स भी होती है, ब्लेम गेम भी होती है, आपकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस भी होती हैं, और आपकी कंसर्न्स भी होते हैं। वो सारी चीजें जो हैं ये मैटर करती हैं आपके जो है डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर। अब यह बड़ा इसमें बड़ी अच्छी एग्जांपल है इंडिविजुअल इंटरेस्ट की। आप सिंध गवर्नमेंट में देख रहे हैं, उनका फोकस ही नहीं है कि उनके जो एरिया है, उनके जो ग्रे एरियाज हैं, सिंध के जो लोग हैं, उनको इम्प्रूव किया जाए, उनका उनके उनके जो है उनकी हालात को इम्प्रूव किया जाए, उनकी लिए हेल्थ को, उनकी बाकी चीज़ों को, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को इम्प्रूव किया, उनका फोकस ही नहीं है। तो जब आपका इंडिविजुअल फोकस ही नहीं होगा, आप उसको कैसे चलाएंगे। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपका अपना इंटरेस्ट क्या है आपके, और फिर उसको आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, आपके जो ऊपर बैठे हैं वो लोग, वो कैसे देख रहे हैं, लोग कैसे चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है, और आपने कितना डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर को। अब ये थोड़ा सा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक इसने डिस्कस किए कि सेंट्रल और नेशनल, ये तीन उसने देखे ना। अब आपने अगर इसमें अगर आप इसका ग्राफ देखें तो मैंने तीन चीजें हमने डिस्कस की डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में। एक उसने कहा कि जी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट टॉप ऑफ द लाइन, बीच में आपकी आती है लोकल गवर्नमेंट, सब नेशनल लोकल गवर्नमेंट, और तीसरा है सिटीजन। बेसिकली जो आपकी सब लोकल लेवल गवर्नमेंट होती है वो ब्रिजिंग कर रही होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और सिटीजन के अंदर। तो ये जो है रिलेशनशिप जो है तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आप ये देखें कि पहला है कि जो पहला रिलेशनशिप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सब नेशनल या लोकल गवर्नमेंट। वो क्या होता है कि जी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल गवर्नमेंट दे दी जाए, कि उन्हें ऑथराइज कर दिया जाए
कि जी आप ये काम कर सकते हैं, ये डिसीजंस हैं, इसके मुताबिक कर सकते हैं। आपके पास पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल जो है अथॉरिटीज आपको दी हुई हैं, और आप जो है ना अपने डे टू डे टास्क को आप कर सकते हैं, और विल कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं और सारी चीजें, उसको आप अपने मुताबिक चला सकते हैं। ये उन्होंने अपना पहला रिलेशनशिप में आपको बता दिया कि सेंट्रल से सब में क्या हुआ। ठीक है, अगर आप पिक्चर में भी देखें तो उसमें भी दिया हुआ कि डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ एक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन सब नेशनल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी बात वो करता है कि बिटवीन लोकल गवर्नमेंट एंड सिटीजन, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, या डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नेंस की बात की है, कि जहां आप लोगों को पास जाते हैं, उनको बताते हैं, उनको क्लियर एक्सेस होता है अकाउंटेबिलिटी की तरफ, ट्रांसपेरेंसी की तरफ। सिविल सोसाइटी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, वो अपनी अपनी जो लोगों के कंसर्न है उन्हें कम्युनिकेट करते हैं लोकल गवर्नमेंट को, ताकि लोकल गवर्नमेंट उसके हिसाब से पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कर सके और वो कर सके। और तीसरा है फंडामेंटल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर जो तीसरा मेन रोल है वो है जी रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि जब आपकी पॉलिसीज जब उन तक पहुंचेंगी, तो वो आपके मुताबिक पॉलिसी बताएंगे, आपके फंडामेंटल राइट्स देंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, जिसको वो गारंटी करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जी हमारे जिम्मे हम ये देखते हैं और करते हैं, आपके लिए ये काम करते हैं डेवलपमेंट के सारे। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब ये कहता है कि डिजाइन कंसिडरेशन, अब ये किसी ने एक चीज डिस्कस की है थोड़ा सा, कि डिजाइन कंसिडरेशन फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। जब हम डिसेंट्रलाइजेशन को डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या चीजें हम देख सकते हैं। सबसे पहले है जी इंस्टीट्यूटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल रिफॉर्म्स टू डेवलप पावर टू लोकल स्ट्रक्चर। कि जी पहले तो ये है कि आप एक ऐसी रिफॉर्म बनाएं, रिफॉर्म्स लाएं, लीगल रिफॉर्म्स लाएं, आप कॉन्स्टिट्यूट करें चीजों को, जहां से आप एक जो है लोकल स्ट्रक्चर को की पावर्स को जो है वो डिवॉल्व कर सकें। दूसरा ये है कि आप लोकल गवर्नमेंट्स की एबिलिटी टू एक्ट है, उसको लोकल गवर्नमेंट को जो है सेल्फ सस्टेन करें। लोकल गवर्नमेंट को आप इतना इख्तियार दें कि वो प्रॉपरली काम कर सके और वो चीज़ों को लेकर चल सके, जिसमें फाइनेंशियल भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है, ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटीज भी हैं। फिर ये कि इंक्रीज लोकल गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। अगर आप लोकल गवर्नमेंट को ऑथराइज कर रहे हैं और उनको आप कह रहे हैं कि एक्सरसाइज करें, अपनी पावर उनको दे रहे हैं कि और उसको करें, और उसके लिए फिर जरूरी है उनको चेक एंड बैलेंस, कि उसको आप उसकी रेगुलर अकाउंटेबिलिटी करें, उनकी पॉलिसीज को देखें कितनी ट्रांसपेरेंट है, और उसके जो उसके अंदर है टू व्हाट एक्सटेंट आपका जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसीजर है वो कितना स्ट्रांग है, कितना उनको देख सकता है। फिर आता है जी रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, कि सिविल सोसाइटी कितनी फाल है इस चीज़ों में, कि सिविल सोसाइटी आपको कितना उस पर हेल्प कर रही है लोकल गवर्नमेंट को चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में। इसमें रोल ऑफ एनजीओ भी आ सकता है, लोकल गवर्नमेंट्स भी आ सकती हैं, सोसाइटीज़ भी आ सकती हैं, सिविल सोसाइटीज़ भी आ सकती हैं जो अपना रोल प्ले करती हैं। फिर आता है ये सारी चीज़ें इसलिए है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखना है, लोगों की इंप्रूव करना है, लोगों के हालात को इंप्रूव करना है, एरियाज़ को डेवलप करना है। गवर्नमेंट जो है वो जाहिर बात है, रोल ऑफ गवर्नमेंट तो यही है ना कि एरियाज़ को लोगों की फलाह के लिए काम करती है गवर्नमेंट, और उसकी सारी चीज़ें उसमें आती हैं। फिर कहते हैं जी अब जब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, उसके फॉरन कुछ उसने स्टेप्स बताए हैं एक समरी में। वो ये कहता है कि जी आपका विजन जो होता है, विजन जो आप देख रहे होते हैं, क्या देख रहे होते हैं, कोर वैल्यूज हैं, गोल्स हैं, वो आप फिर करंट सिचुएशन को एक्सेस कर रहे होते हैं, जिसमें आप फिर प्लान कर रहे होते हैं, फिर आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, फिर आप एवेल्यूएट कर रहे होते हैं, फिर आप एक्ट कर रहे होते हैं। ये वही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है कि आपका विजन आपने दिया, आपने फिर एनवायरनमेंट को स्टडी किया, आपने अपने जो करंट सिनेरियोज को देखा, फिर आपने उसके मुताबिक प्लान किया कैसे करना है, फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद देखा कि जी एवोल्यूशन की कि जी हमें क्या रिजल्ट्स आए हैं, हमारे पास क्या लोगों का रिएक्शन था, हमारे इंडिकेटर्स क्या थे, लोगों की परसेप्शन क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फिर उसके मुताबिक उसको एक्ट किया कि उसको आगे कंटिन्यू करना है या उसको फिर रिवाइज करना है। अब अगर आप पिक्चर को देखें तो पहले कहता है विजन, विजन में आप ये है गोल्स फॉर्मिंग करते हैं, और आप ये देखते हैं कि आपने क्या करना है, किसने करना है, और अपनी वैल्यूज डिफाइन करते हैं। फिर आप आते हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस पे, जो आपका करंट सिचुएशन एनालिसिस होता है। उसमें आप बेसलाइन असेसमेंट करते हैं, मोटिवेशनल फोर्सेस को देखते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, इंडिविजुअल नीड्स को देखते हैं, आप अपने रिसोर्सेज को देखते हैं, अपने आप लॉज को देखते हैं, अपने आप पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हैं। फिर आप आते हैं प्लानिंग की तरफ, फिर आप इंसेंटिव हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, ट्रेनिंग स्किल एंड बिल्डिंग है, आप प्लान करते हैं, फिर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, नए लॉज लाते हैं, चेंजेस लाते हैं, और फिर आप सर्विसेज को देखते हैं, फिर आप एवेल्युएट करते हैं कि जी हमारे पास जो हमने चेंज लाए उसका रिजल्ट क्या मिला, हमारे मीडिया का क्या रिएक्शन था, हमारे पास परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, हमारे सिटीजन उसमें क्या कह रहे हैं, उनकी राय क्या है। फिर उसके मुताबिक आप फिर फैसला करते हैं कि जी क्या हमें ये पॉलिसीज एग्जीक्यूट करनी चाहिए या उसमें कोई नई रिफॉर्म्स लानी चाहिए।
आखिर में फिर वही बात है, हम इसको अगर कंक्लूड करें टॉपिक को, तो ये कहता है कि डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस ऑफ द पास्ट फ्यू इयर्स and the global trend toward decentralization have presented unusual opportunities of democratic decentralization. और यूएसएड का रोल इसमें बहुत है कि डिसेंट्रलाइजेशन और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ बहुत ला रहा है। अगर हम ये बात करें कि हाँ इस सिस्टम की वाकई जरूरत है, क्योंकि आप अपना स्पैन ऑफ कंट्रोल जब तक शेयर नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, ट्रांसपेरेंसी पॉलिसीज नहीं लाएंगे, तो आप चीज़ों को लेके नहीं चल सकते। आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप चीज़ों को चलाएं और लोगों की लिए बेहतरी के लिए काम करें, लोगों को डेवलप करें, एरियाज को डेवलप करें। तो इसलिए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप, और ये एक रिलेशनशिप होती है बिटवीन योर सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड सिटीजन। ये एक आपका पूरा एक रिलेशनशिप है आपस में, ये इंटर रिलेटेड है, जो कि इस पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन को बड़ा इंपॉर्टेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दैट वाज ऑल द लेक्चर टुडे अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। होप एवरीथिंग गोज वेल एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर about the political decentralization. Inshallah, next in the lecture we will discuss the other forms of decentralization. Thank you.